Hello students, welcome to our channel Enrich Minds. I am Preksha Jain, back with class 8 science. Today I am going to explain chapter 8 that is cell structure and function. So इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? सेल, दैट इज यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं लिविंग सेल के बारे में. अभी आपने नॉन लिविंग सेल के बारे में अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लिविंग सेल एंड उसका क्या स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. You have already learned that things around us are either living or non-living. So ये तो हमको कॉमन है, पता है कि हमारे सराउंडिंग में लिविंग थिंग्स भी हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं. फर्दर you may recall that all living organisms carry out certain basic functions. एंड हम क्लास 6th एंड 7th में ये भी पढ़ चुके हैं कि सारे ही जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस कैरी करते हैं, मतलब उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं. कैन यू लिस्ट दीज फंक्शंस? तो वो आप फंक्शंस बता सकते हो क्या? फॉर एग्जाम्पल कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस, एक्सक्रीजन, सर्कुलेशन, ये सारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं ये सारी प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं. Different sets of organ perform the various functions you have listed. So ये जो functions हमने list किए हैं ना, जैसे respiration, excretion, digestion, circulation, मूवमेंट, इसमें सर्टेन ऑर्गन्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है? लंग्स, थ्रॉट, नोज, ये जो ऑर्गन्स हैं ये रेस्पिरेशन में लगते हैं. डाइजेशन ऑफ फूड में क्या क्या होता है? ईसोफेगस ऑफ फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेट्रा. देन सर्कुलेशन में आर्टरीज, वेन्स, हार्ट, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल जो हार्ट का पार्ट है, एंड ब्लड. सो ये हर एक टाइप के स्पेसिफिक फंक्शन के लिए कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं. In this chapter, you shall learn about the basic structural unit of an organ. So अभी हमने किसी भी सिस्टम का या फिर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है उसको तो कौन कर रहा है? कोई ऑर्गन कर रही है, बट वो ऑर्गन का कॉम्पोजिशन कैसे हुआ है, जिस सेल से हुआ है, हमें उसके फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है यहाँ पे. Which is cell, एंड जो स्ट्रक्चरल यूनिट है ऑर्गन की वो क्या है? एक सेल है. सेल में बी कंपेयर टू ब्रिक्स. जैसे यहाँ पर ऑर्गन है ना, सिर्फ एक सेल से मिलके नहीं बनी हुई है, ऑर्गन जो है बहुत सारे सेल से मिलके बनी होती है. सो सेल्स में बी कंपेयर टू ब्रिक्स. हम यहाँ पर किससे कंपेयर कर रहे हैं? सेल को एक ब्रिक से कंपेयर कर रहे हैं. जैसे एक रूम का कॉम्पोजिशन कैसे हो रहा है? वॉल्स होती हैं एंड वॉल्स किससे बन रही हैं? ब्रिक्स से बन रही हैं. सो वैसे ही बॉडी की कोई भी ऑर्गन जो है वो किससे बनती है? सेल से बनती है. ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग. जैसे ब्रिक्स को असेंबल करके बिल्डिंग बनाई जाती है ना, सिमिलरली सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म. वैसे ही सेल्स को अरेंज करके किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाया जाता है. अब स्टार्ट करते हैं हम सेल का और डिटेल डिस्क्रिप्शन. फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर क्या है? अब डिस्कवरी ऑफ सेल. सेल कब डिस्कवर हुई एंड उसको किसने डिस्कवर किया? सो रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व्ड स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस. सो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया? 1665 में कॉर्क की जो स्लाइस होती है, कॉर्क इज अ वुडन पीस, उसकी जो स्लाइस होती है ना उसको सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस में ऑब्जर्व किया. कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री. तो कॉर्क किसका पार्ट है? ट्री का पार्ट है. He took thin slices of cork and observed them under a microscope. उन्होंने क्या किया? कॉर्क का थिन स्लाइस लेके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया. माइक्रोस्कोप आपने और कहाँ पर वर्ड सुना हुआ है? चैप्टर 2 में, जहाँ पर हमने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में. सो ये माइक्रोस्कोप जो इंस्ट्रूमेंट है उसका फंक्शन क्या है? वेरी टाइनी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको देखने में हेल्प करता है. He noticed पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क स्लाइस. तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? जो कॉर्क की स्लाइस थी ना उसमें इस टाइप से ऐसे कंपार्टमेंट्स दिख रहे थे. तो अब कुछ ना कुछ कंक्लूजन तो निकल रहा था कि ये ऐसे कंपार्टमेंट्स क्यों हैं, ऐसे बॉक्सेस टाइप में पार्टीशन क्यों बना हुआ है कॉर्क स्लाइस में. So these boxes appeared like a honeycomb. So वो जो boxes है वो कैसे दिख रहे थे? honeycomb, जो हनी बी का हाउस होता है ना, so वैसे ही दिख रहे थे.
He also noticed that one box was separated from the other by a wall or partition. So यहाँ पर क्या था, जो दो बॉक्सेस में सेपरेशन था ना, वो आइदर अब बॉल के फॉर्म में था या फिर कोई टाइप से पार्टीशन तो था ही. हुक कॉइन्ड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स. इसीलिए जो रॉबर्ट हुक हैं उन्होंने क्या किया, हर एक बॉक्स को टर्म दे दिया सेल. What Hooke observed as boxes or cell in the cork were actually dead cell. So जो हुक ने ऑब्जर्व किया ना यहाँ पर कि ये जो बॉक्सेस हैं तो वो एक्चुअल में क्या थे, डेड सेल्स हैं, क्योंकि कॉर्क जो होता है ना, बार्क जो है ट्री का, वो क्या है, डेड पार्ट होता है. दैट इज वाई ये जो सेल्स हो गए वो क्या थे, डेड सेल्स थे. सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स could be observed only after the discovery of improved microscopes. So living cells को किसके बाद ऑब्जर्व किया जा सकता था क्लियरली, जो और ज़्यादा इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप थे ना उसकी हेल्प से ही, क्योंकि ये जो था ये तो सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस था. दैट इज वाई यहाँ पर लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व करना इतना क्लियरली नहीं था. तो रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी की थी, फर्स्ट टाइम सेल्स की डिस्कवरी की थी, बट वो डेड सेल्स थे. बट इन केस अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल फर्स्ट टाइम, सो आंसर विल बी एंटन वन ल्यूवेनहॉक और एवी ल्यूवेनहॉक. उन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को डिस्कवर किया था एंड फर्स्ट टाइम सेल की डिस्कवरी तो रॉबर्ट हुक ने की थी, क्लियर है, बट वो डेड सेल्स थे. दैट इज वाई हम लिविंग सेल की जो डिस्कवरी है उसका क्रेडिट किसको जाता है, एवी ल्यूवेनहॉक. सो जो लिविंग सेल्स थे वो इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप के अंदर ही विजुलाइज हो सकते थे. वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 years आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन, बट एवी ल्यूवेनहॉक में भी रॉबर्ट हुक ने जब सेल डिस्कवर किया ना उसके 150 years तक कुछ भी ऑब्जर्वेशंस नहीं आए थे. एवी ल्यूवेनहॉक ने उसके बाद ही लिविंग सेल की डिस्कवरी की है. टुडे वी नो अ लॉट about cell structure and its function because of improved microscopes having high magnification. So आज के टाइम पे क्या बहुत सारे वेराइटी के एंड इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स हैं. दैट इज वाई सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में हम काफ़ी कुछ बोल सकते हैं. Now let's start with the cell and its structure. So यहाँ पर है क्या, the cell. अभी इंडिविजुअल सेल के बारे में बात की जा रही है, इसीलिए the cell. Both bricks is a building and cell in the living organism. So जो bricks है वो building में and cells हैं जो living organisms हैं वो क्या है, are basic structural units. ये क्या है, basic structural units हैं. brick एक building में and cells जो हैं वो living organism में. 8.2 फिगर में यहाँ पे दिया हुआ है, देखो जैसे एक रूम की वॉल का कंस्ट्रक्शन ब्रिक से हो रहा है ना, वैसे ही ये अनियन पील जो होता है, अनियन की जो स्किन होती है उसको जब माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया तो इस टाइप से स्ट्रक्चर दिख रहे थे. ये के कंपार्टमेंट जो थे वो डिवाइडेड थे. द बिल्डिंग थ्रो though built of similar bricks have different designs, shapes and size. So building जो बन रही है उसमें भी bricks का कई बार shape जो है वो change होता है because of the requirement. अब यहाँ पर आप देखोगे कुछ bricks बड़ी हैं and कुछ bricks जो हैं वो छोटी हैं. Similarly, in the living world, organisms differ from one another, but all are made up of cells. तो वैसे ही ह्यूमन बींग्स हैं या और जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबका कंपोजिशन किससे हुआ है, सेल से हुआ है, बट उनका अपीयरेंस डिफरेंट होता है. जैसे कि बहुत सारे अगर आप बिल्डिंग्स देखोगे कितनी डिफरेंट शेप्स की होती हैं, डिजाइन अलग है, कलर अलग होता है, साइज अलग है, बट सब किससे बन रहे हैं, मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स ब्रिक से बन रहे हैं. तो ऐसे ही ह्यूमंस में है, सेल से ही सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं, सारे ह्यूमन बींग्स बनते हैं. बट ऑर्गेनाइजेशन तो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन किससे हो रहा है, सेल से हो रहा है, बट शेप, साइज एंड डिजाइन जो है, कलर है, वो वेरी करता रहता है. Cells in the living organisms are complex living structure unlike non-living bricks. So bricks तो क्या है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बट जो लिविंग सेल है ना वो एक कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर है. क्यों है, क्योंकि एक लिविंग सेल बाय इटसेल्फ ही एक कंप्लीट फंक्शनिंग बॉडी है. दैट मीन कि उसमें जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं ना उसके पास इतने पार्ट्स होते हैं वो सारे फंक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स.
The egg of a hen represents a single cell and is big enough to be seen by the unaided eye. So यहाँ पर पहेली का ये क्वेश्चन है, a hen's egg can be seen easily. Is it a cell or a group of cell? So पहेली क्या पूछ रही है कि जो hen egg होता है वो तो easily visible है, देन वो तो सेल नहीं होगा क्या? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं कि सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा कंपलसरी नहीं है, कुछ सेल्स जो है एक्सेप्शन केस होते हैं, दैट मीन कि उनका साइज जो है वो बड़ा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हेंस एग, वो एक सिंगल सेल है एंड इतना लार्ज है कि हम उसको बिना माइक्रोस्कोप, इवन बिना किसी भी और मैग्नीफाइंग ग्लास के भी देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनिजम्स शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेल नंबर अलग हो सकता है, शेप अलग होता है, साइज अलग होता है। How do scientists observe and study the living cells? So scientist ने कैसे सेल को ऑब्जर्व किया, कैसे लिविंग सेल की स्टडी की? They use microscopes which magnify object. तो उन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप का यूज किया जो कि ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करते हैं। Stains or dyes are used to color parts of the cell to study the detailed structure. And जो उस पर्टिकुलर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट जो है उसका डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए क्या किया, उसको कलर किया बाय यूजिंग स्टेन्स और डाई, एंड देन उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जब ऑब्जर्व करते हैं। बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखो तो ये येलो दिख रहा है, सो अनियन पील का कलर येलो तो नहीं होता है, बट ये येलो क्यों दिख रहा है? बिकॉज ऑफ स्टेन या फिर डाई आप जिसको बोलते हो, या सिंपली कलर। तो ये जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स हैं उसको देखने के लिए स्टेन्स का यूज किया जाता है। There are millions of living organisms. They are of different shapes and size. तो क्या है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एंड सबका ही क्या है, अलग अलग शेप एंड साइज होता है। They are of different shapes and sizes. Their organs also vary in shape, size and number. So क्या है, शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स भी जो है वो भी वेरी करता है। Let us study about some of them. So यहाँ पर हम क्या है, कुछ के बारे में पढ़ते हैं कि जो नंबर डिपेंड है या फिर शेप एंड साइज पे डिपेंडेंट है। उसके पहले हम जो यहाँ पर पढ़ रहे थे ना, एग जो पढ़ा हमने कि लार्जेस्ट इतना बड़ा है कि हम उसको बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी देख सकते हैं। सो ये जो सिंगल सेल है ना, लार्जेस्ट नॉन सिंगल सेल जो है वो क्या है, एग सेल है, एंड स्पेशली एग ऑफ ऑस्ट्रिच, क्योंकि ऑस्ट्रिच का एग जो है काफी बड़ा होता है। अगर आप हैन का एग बोलोगे तो उससे भी लार्जर साइज का होता है किसका एग, ऑस्ट्रिच एग। दैट इज वाई द लार्जेस्ट सेल इज एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच। एंड अगर हम लॉन्गेस्ट सेल की बात करते हैं, सो लॉन्गेस्ट सेल होती है कौन सी, जो ह्यूमंस में नर्व सेल प्रेजेंट होती है, ब्रेन में होती है हमारे ये नर्व सेल। आगे आपको इस चैप्टर में भी आएगा, सो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। सो नर्व सेल जो होती है ना, वो लॉन्गेस्ट सेल होती है। एंड लार्जेस्ट कौन सी हो जाती है, ऑस्ट्रिच एग सेल। अब देखते हैं हम क्या, नंबर ऑफ सेल। कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट? सो आप क्या सेल्स का नंबर काउंट कर सकते हो किसी बहुत बड़े से ट्री में या फिर एलिफेंट में? द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। तो यहाँ आपका आंसर होगा नो, क्योंकि अगर आप ये अनियन पील देखो, ये ना बहुत छोटा सा पार्ट था अनियन पील का, उसमें इतने सारे सेल्स अगर हैं तो हम इतना बड़ा अगर कोई एनिमल है जैसे कि एलिफेंट है या फिर बहुत बड़ा ट्री है, उसमें कैसे हम काउंट कर सकते हैं? क्योंकि ये नंबर कितना पहुंच जाता है, बिलियंस एंड ट्रिलियंस तक। एंड अब इतनी तो काउंटिंग भी नहीं आएगी, अगर आप बिलियंस ट्रिलियंस तक कैसे काउंटिंग करोगे? ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल विच वेरी इन शेप एंड साइज। एंड इवन ह्यूमन बॉडी में भी कितने सेल्स हैं, ऑलमोस्ट ट्रिलियंस में हैं, एंड जिनका शेप जो है एंड साइज भी वेरी करता है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ फंक्शंस। एंड ये जो अलग अलग ग्रुप होता है ना सेल का, उनके फंक्शंस भी अलग होते हैं। कैसे होते हैं वो अभी नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। अ बिलियन इज 1,000 मिलियन, अ ट्रिलियन इज 1,000 बिलियन। सो इन केस अगर बिलियन एंड ट्रिलियन नहीं पता है क्या होता है, तो बिलियन जो है वो 1,000 मिलियन से मिलके बना हुआ है, एंड फिर 1 ट्रिलियन जो होता है वो 1,000 बिलियन से मिलके बन रहा है।
क्लियर है। अब यहाँ पर ना नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर कैसे ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया है वो हम यहाँ पर देखते हैं। ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन और वन सेल आर कॉल्ड मल्टीसेल्यूलर। अब सिंपल है, मल्टी मतलब बहुत सारे, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर एक सेल से ज्यादा का बन रहा है तो उसको क्या बोल देते हैं, मल्टी सेल्यूलर। अगर मल्टी सेल्यूलर वर्ड को स्प्लिट किया जाए तो किसमें होगा, मल्टी प्लस सेल्यूलर। मल्टी का मतलब होता है मैनी एंड सेल्यूलर इज सेल। सो क्लियर है, ऑर्गेनिज्म जिसमें वन सेल से ज्यादा है they are called as multicellular organism. The number of cells being less in smaller organisms does not in any way affect the functioning of the organism. So जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ सेल जो है वो फंक्शनिंग को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता है, बिकॉज जो नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड है उतना तो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। अब एक सिंगल सेल भी जो है वो पूरा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, तो किसी ऑर्गेनिज्म में अगर सिंगल सेल है तो वो अनडेवलप्ड नहीं होगा, वो क्या किस कैटेगरी में आएगा, प्रिमिटिव। क्लियर है। You will be surprised to know that an organism with billions of cells begins life as single cell which is the fertilized egg. So ये जो हम बोलते हैं ना ह्यूमन बीइंग ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, बट जब उसका स्टार्ट हुआ है ना तब एक सिंगल सेल से होता है। वो सिंगल सेल कौन सी होती है, fertilized egg. The fertilized egg cell multiplies and the number of cells increases as development proceeds. एंड वो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो मल्टीप्लाई करता है, उसमें जो सेल्स है वो मल्टीप्लाई करती हैं, एंड जैसे जैसे सेल का नंबर इंक्रीज होता है, सेल डिवीजन होता है, तो डेवलपमेंट प्रोसीड होती जाती है। लुक एट फिगर 8.3 A and B. Both organisms are made up of a single cell. So यहाँ पर 8.3 A and B में क्या दिया हुआ है, अमीबा एंड पैरामीशियम। ये दोनों क्या है, प्रोटोजोआ है। अब यहाँ पर हम किस रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं कि इन दोनों में क्या है, सिंगल सेल प्रेजेंट है। The fertilized egg cell multiply. Okay, so here we are. Look at figure 8.3 A and B. Both organisms are made up of single cells. दोनों ही क्या है, सिंगल सेल से बन रहे हैं। The single celled organisms are called unicellular. तो जो सिंगल सेल्ड organisms हैं उनको क्या बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर। क्यों, क्योंकि ये यूनी एंड सेल्यूलर वर्ड को हमने जब स्प्लिट किया ना तो यूनी मतलब होता है वन, दैट मीन्स कि वन सेल है, एंड सेल्यूलर मतलब होता है क्या, सेल। तो दोज ऑर्गेनिज्म हैविंग सिंगल सेल और वन सेल आर कॉल्ड एज यूनिसेल्यूलर। A single-celled organism perform all the necessary functions that multicellular organism perform. So एक single cellular organism जो है ना वो भी सारे ही function perform करता है जो कि एक multicellular organism perform करता है, जैसे कि डाइजेशन की प्रोसेस है, फूड इनगल्फ करने की, सेल डिवीजन अगर हो रहा है, रिप्रोडक्शन जो है, सारी ही प्रोसेस सिंगल सेल में भी होती हैं एंड मल्टीसेल्यूलर में भी होती हैं। A single-celled organisms like amoeba captures and digests food, respires, excretes, grow and reproduce. So एक single cell organism, अगर हम amoeba का ही example लें, so वो सारी process show करता है, for example digestion, respiration, excretion, growth and reproduction. Clear है? Similar functions in multicellular organisms are carried out by groups of specialized सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज। तो क्या है, यही चीज़ जो ये सारे फंक्शंस जो हैं वो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में कौन कैरी करता है, सेल्स का ग्रुप मिलके क्या बना लेता है, टिश्यू, एंड टिश्यू इन टर्न फॉर्म ऑर्गन्स। तो टिश्यू क्या बना लेते हैं, ऑर्गन्स बना लेते हैं। तो सारे फंक्शंस को कौन परफॉर्म करता है, ऑर्गन, बट ऑर्गन का बेसिस क्या है, एक सेल। क्लियर है अब यहाँ पे। सो हमने क्या देख लिया, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्यूलर मतलब कि जो सिंगल सेल्ड होते हैं जिनमें से वन सेल है, एंड मल्टीसेल्यूलर जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, कितने भी हो सकते हैं, बिलियंस एंड ट्रिलियंस। एग्जाम्पल अगर हमें बताना हो तो यूनिसेल्यूलर में हम बता सकते हैं क्या, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरियाज एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो एक्सेप्ट फंजाई, क्योंकि फंजाई में कई बार मोर देन वन सेल्स भी होते हैं, एंड इवन कुछ बैक्टीरियाज एंड वायरस भी होंगे जिसमें मोर देन वन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बट वो क्या आ जाता है, एक्सेप्शन बोलते हैं हम उसको।
एंड जिनमें मल्टी सेल्यूलर ही होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स, वो क्या है, लिविंग बींग्स में, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, इनमें क्या है, मल्टी सेल्यूलर सेल्स होते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है ये। नेक्स्ट आता है क्या, शेप ऑफ सेल्स। शेप ऑफ सेल्स में क्या है, रिफर टू फिगर 8.3, हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर। सो यहाँ पर आप देखो लास्ट पेज पे जो 8.3 फिगर दिखा हुआ है, अमीबा का शेप था, तो अमीबा का ये कोई डिफाइंड शेप है क्या, इस शेप का कुछ नेम है क्या? नो, अमीबा का जो शेप होता है ना वो इरेगुलर है। You may say that the shape appears irregular. So shape क्या है, irregular दिख रहा है। In fact, amoeba has no definite shape. तो अमीबा का जो है ना वो कोई भी definite shape नहीं होते हैं, unlike other organisms. But other organisms जो हैं उनके definite shapes हो भी सकते हैं। Observe, it keeps on changing its shape. तो अमीबा जो है ना तो वो अपना shape change करता रहता है depending upon the requirement. Observe the projections of varying length protruding out of its body. These are called as pseudopodia. So उसकी जो outer body पे projections निकले हुए हैं ना, ये देखो, ये क्या है, pseudopodia है। इसकी ही हेल्प से अमीबा जो है वो मूव कर पाता है एंड फुड भी एनगल्फ करता है। तो pseudopodia को अगर स्प्लिट करते हैं तो क्या है, फॉल्स फीट। सूडो इज फॉल्स, ये सूडो का मतलब तो आपको पता ही है, एंड पोडिया का मतलब क्या होता है, फीट होता है। तो जो फॉल्स फीट है दैट मीन्स कि जो मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, बट वो एज सच फीट नहीं है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज फॉल्स फीट। एज यू लर्न इन क्लास 7th, एंड pseudopodia के बारे में आपने क्लास 7th में भी पढ़ा हुआ है। These projections appear and disappear as amoeba moves forward or feed. So ये कब प्रोजेक्शन जो है वो चेंज होते रहते हैं, जब अमीबा या तो मूव करता है या फिर अपने फूड के सर्च में जाता है। दैट मीन्स कि जब वो खाना खाता है ना तब भी ये जो शेप है वो चेंज होता है। नाउ यहाँ पर पहली क्वेश्चन करिए कि व्हाट एडवांटेज डज अमीबा डिराइव बाय चेंजिंग शेप। सो अमीबा अपना शेप चेंज करके क्या एडवांटेज है उस चीज़ का। सो एडवांटेज ये होगा ना, एक तो मूवमेंट के लिए, क्योंकि उसका बेसिक फंक्शन है। अगर ऐसा शेप नहीं होगा सो अमीबा क्या है, मूव नहीं कर सकता, बिकॉज उसकी एज बॉडी अब यूनिसेल्यूलर है, कैसे मूव करेगा, कहाँ मूव करेगा। उसके बाद फूड एनगल्फ करने के लिए क्या करता है ना, जो अमीबा में pseudopodia है वो एक टाइप की कैविटी बनाता है, एंड ये कैविटी में आके फूड आ जाता है। देन ये कैविटी क्या होती है, पैक हो जाती है। सो इसके हेल्प से ही कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अमीबा जो है वो फूड को एनगल्फ करता है। सो इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग फूड एंड डाइजेशन एंड इन मूवमेंट, जो अमीबा का pseudopodia है या चेंजिंग शेप है वो एक एडवांटेज है। नाउ वाइट ब्लड सेल और WBC, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, वो क्या है, WBC है। In humans, blood is another example of a single cell which can change its shape. So हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो अब हार्ट में जा रहा है या अलग अलग आर्टरीज एंड वेन्स में जाता है, सो उसका भी शेप चेंज होता रहता है ना। सो WBC जो है वो ब्लड में एक अनदर एग्जाम्पल है किसका, जो ऐसे सेल का जो कि शेप को चेंज कर लेते हैं। बट वाइल विच कैन चेंज इट्स शेप, but while WBC is a cell, amoeba is a full-fledged organism capable of independent existence. So WBC क्या है, सिर्फ एक सेल है एंड इसका एज सच इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। बट अमीबा जो है ना सिंगल सेल होने के साथ साथ और क्या है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है उसका। What shape would you expect in organism with millions of cell? So आप क्या expect करोगे कि क्या shape हो सकता है अगर बहुत सारे cells हैं किसी organism में। तो figure 8.4 ABC shows different cells such as blood, muscles and nerves of human being. So यहाँ पर जो figure दिया हुआ 8.4 में उसमें क्या है, ए जो है वो स्फेरिकल सेल है, दैट मीन्स सेल है रेड ब्लड सेल्स, बी इज स्पिंडल सेल्स एंड ये कहाँ पर होती है, मसल्स में, एंड सी इज नर्व सेल जो कि होती है कहाँ, ब्रेन में। द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शंस, एंड ये जो डिफरेंट शेप्स है ना वो डिफरेंट फंक्शन से रिलेटेड है। जनरली cells are found
आर राउंड, स्फेरिकल और एलोंगेटेड। तो सेल्स क्या है जनरली यहाँ पर राउंड हैं, ये एलोंगेटेड हैं एंड ये स्फेरिकल भी हैं। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स। अब ये देखो ये दोनों साइड से क्या है, पॉइंटेड हैं सेल्स। दे एग्जिबिट अ स्पिंडल शेप एंड उसको ये क्या बोलते हैं, ये जो शेप है इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप, जहाँ से दोनों जो कॉर्नर्स हैं वो थिन होते हैं एंड जो सेंटर है वो थिक होता है। Cells sometimes are quite long, sometimes are branched like the nerve cell, so or a neuron. So cells जो हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, कई बार ऐसे ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं। ये देखो आप यहाँ पर क्या है, ब्रांचेस हैं। इन ब्रांचेस किस में होती हैं, नर्व सेल में, एंड नर्व सेल को और क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर्स मैसेज thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body. एंड ये जो नर्व सेल है ना, उसका फंक्शन क्या है, ये मैसेज को रिसीव करती है एंड ट्रांसफर करती है। क्यों करना होता है, टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं कैसे वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल है, अगर आपको कोई चीज़ गर्म लग रही है तो आप सडनली अपना हाथ हटा लेते हो, या फिर आपको कोई डेंजर दिख रहा है जो नहीं जा रहे हो, तो ये सिग्नल जो है वो ब्रेन तक पहुंचता है और ब्रेन मैसेज देता है। तो सारे ही पार्ट की फंक्शनिंग जो है, आप फूड ईट कर रहे हो, अब कहीं ना कहीं से तो ब्रेन से सिग्नल आता है ना कि हाँ ठीक है, अब आपका स्टमक जो है वो एम्प्टी नहीं है, फुल हो गया है। सो ये सारे सिग्नल्स ब्रेन तक आ रहे हैं। अब ब्रेन तक जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचना भी चाहिए। सो ये जो एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन हो रहा है उसमें भी क्या है, नर्व सेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मेन जो यूनिट है ब्रेन की वो क्या है, नर्व सेल। कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट शेप। सो सेल का कौन सा पार्ट जो है वो उसको शेप प्रोवाइड करता है। Components of the cell are enclosed in a membrane. जो सेल के कॉम्पोनेंट है ना, वो एक मेम्ब्रेन में एनक्लोज्ड है। This membrane provides shape to the cells of plants and animals. So हमें यहाँ पर आंसर भी मिल गया इस क्वेश्चन का कि एनिमल्स एंड प्लांट्स की जो सेल है उनको शेप कौन देता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। एंड जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है एंड सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक डबल लेयर होती है ये। It gives shape and rigidity to these cells. And cell wall present होने का significance क्या है कि ये सेल को rigidity provide करती है and उसको एक particular shape देती है। Bacterial cells also has a cell wall. So plant cell में तो होती है cell wall, but साथ साथ bacterial cell में भी cell wall present होती है। नाउ नेक्स्ट इज साइज ऑफ सेल्स। तो सेल का जो हमने शेप देखा कि डिफरेंट शेप्स होते हैं जैसे अमीबा में एंड ह्यूमन बींग्स में, अब क्या है हम देखते हैं कि साइज ऑफ सेल्स। द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मे बी एज स्मॉल एज अ मिलियंथ ऑफ अ मीटर और माइक्रोमीटर और माइक्रोन। सो ये मिलियंथ ऑफ मीटर क्या है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं माइक्रोन या फिर माइक्रोमीटर, और मे बी एज लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर। सो ये जो सेल्स होते हैं ना वो फ्यू मीटर से बड़े भी हो सकते हैं एंड माइक्रोमीटर से स्मॉल भी हो सकते हैं, सॉरी फ्यू सेंटीमीटर से, मीटर्स तो बहुत बड़ा हो जाता है। However, most of the cells are microscopic in size and are not visible to the unaided eye. But mostly cells जो हैं वो क्या होती हैं, माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं एंड उन्हें अनएडेड आई, दैट मीन्स कि बिना माइक्रोस्कोप के हम नहीं देख सकते। The need to be enlarged, they need to be enlarged or magnified by a microscope. तो उनको क्या करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप के यूज से ही हम देख सकते हैं। The smallest cell is 0.1 to 0.5 micrometer in bacteria. And जो smallest cell होती है ना बैक्टीरिया में वो 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर साइज की होती है एंड ये जनरली किसकी होती है, माइकोप्लाज्मास होते हैं। The largest cell measuring 170 by 130 millimeter in the egg of ostrich. So largest cell जो है उसका मेजरमेंट कितना है, 170 मिलीमीटर by 130 मिलीमीटर, ये किसकी होती है, ऑस्ट्रिच एग सेल है। एंड स्मॉलेस्ट सेल जो है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर वो किसमें है, माइकोप्लाज्मा में है। The size of the cell has no relation with the size of the body of the animal or
प्लांट। सो क्या है ना, यहाँ पर जो हम सेल का साइज पढ़ रहे हैं उसका किसी ऑर्गेनिज्म के साइज से रिलेशन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर था पहली का कि आर द सेल्स इन एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल्स इन अ रैट। सो जो एलिफेंट एंड रैट की सेल्स का साइज का रिलेशन जो है वो उनके बॉडी साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन अ रैट। तो ऐसा नहीं होगा, कंपल्सरी नहीं है कि जो एलिफेंट की सेल्स हैं वो रैट की सेल से बड़ी हों। The size of the cell is related to its function. So size जो है किससे related होता है? Function से related है। For example, nerve cells both in elephant and rat are long and branched. So जो nerve cells होती है ना वो rat हो चाहे फिर elephant हो, उनमें long होती हैं and branched होते हैं। They perform the same function that of transferring messages and रैट एंड एलिफेंट में भी उनका क्या ही फंक्शन है, मैसेज को ट्रांसफर करना। बट ये जो डेवलपमेंट होता है ना सेल्स का वो बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स में डिफरेंट होता है, क्योंकि ह्यूमंस में कुछ और स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं जो एनिमल्स में नहीं है एंड एनिमल्स में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो ह्यूमंस में नहीं है। सो पर फंक्शन वही रहेगा, मैसेज को ट्रांसफर करना। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। You have learned that each living organism has many organs. So हमने अब ये तो पता है हमको, बहुत कॉमन सी चीज़ है कि सारे ही living organisms में क्या है, organs present होते हैं। You have studied in class 7th about the digestive organ which together constitute the digestive system. So हमने क्लास 7th में जहाँ पर न्यूट्रिशन पढ़ा हुआ है तो वहाँ हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था ना। सो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है किससे बना है, डाइजेस्टिव ऑर्गन से मिलकर बन रहा है। Each organ in the system performs different functions such as digestion, assimilation and absorption. एंड उस डाइजेस्टिव सिस्टम में जितनी भी ऑर्गन्स है ना उनका फंक्शन भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन हो रहा है स्टमक में, देन और डाइजेशन कहाँ पर होता है, स्मॉल लिटिल बिट अमाउंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड एब्जॉर्प्शन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, बट मेनली एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड वाटर एंड मिनरल्स कहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। चोइंग ऑफ फूड जो फिजिकल एक्शन होता है, मैस्टिकेशन, वो कहाँ पर होता है, माउथ में। तो हर एक फंक्शन के लिए क्या है, अलग अलग ऑर्गन प्रेजेंट है। Similarly, different organs of a plant perform specific specialized function. And हमने earlier classes में जब plant के parts पढ़े हैं तब plant का भी देखा हुआ है कि जो plant में roots हैं उसका function क्या है, water absorb करना। stem का function क्या है, water and food को transfer करना, वाटर को रूट से लीव्स तक एंड फूड को लीव्स से रूट तक ट्रांसफर करना। देन लीव्स का फंक्शन क्या है, फूड प्रिपेयर करना। सो क्या है, हर एक चीज अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हर जो पार्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। रूट्स क्या कर रहे हैं, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। Leaves, as you have learned in class 7th, are responsible for synthesis of food. Leaves जो है उनका फंक्शन क्या है, फूड का सिंथेसिस। Each organ is further made up of smaller parts called tissues. तो ये जो organ है ना वो एक और smaller part से मिलके बनती है and वो parts क्या बोलते हैं हम उन्हें, tissues. A tissue is a group of similar cells performing a specific function. And tissue क्या होते हैं, cells का group होते हैं जो कि कुछ specific function perform करते हैं। Paheli realized that organ is made up of tissues which in turn are made up of cell. तो पहेली को क्या समझ आया अब यहाँ पे कि organs जो है वो tissues से मिलके बनते हैं and tissues में किससे बन रहे हैं, cell से। The cell is a living organism. The cell in a living organism is the basic structural unit. So जो cell है ना वो किसी भी living organism की क्या है, basic structural unit है, क्योंकि organism उससे ही मिलके बन रहा है। अगर हम एक फ्लो चार्ट में देखें ना तो सेल जो है वो क्या बनाएगी, टिश्यूज। सो जो सेल्स मिलके क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं एंड टिश्यूज क्या बनाते हैं, ऑर्गन। अब अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज मिल जाएंगे वो बना लेंगे क्या,
ऑर्गन। ऑर्गन्स कंबाइन होके क्या कर लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। एंड ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म, मैन वुमेन ह्यूमन बींग्स जो भी है, एनिमल्स जो भी है। सो क्या है फ्लो चार्ट, एक सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिजम्स। अब हम ये देखते हैं जो सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है वो कैसे फंक्शन यूनिट भी है, कि क्या क्या फंक्शन ये परफॉर्म करती है। सो यहाँ पर है क्या, सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, क्योंकि सेल एक कंबाइन यूनिट है जो पूरे फंक्शन परफॉर्म कर पा रही है, तो इसमें कुछ पार्ट्स तो होंगे ना जिससे कि वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है। सो वो क्या पार्ट्स है हम देखते हैं। उससे पहले क्या आता है कि सेल के फंक्शंस क्या है। सेल जो है वो बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड करती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसफर हो रहा है, बॉडी में फूड एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद हर एक सेल तक कौन लेके जाता है, कोई दूसरे टाइप की सेल्स जो हैं जैसे ब्लड सेल है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। सेल्स जो है वो हेरिडिटी कैरेक्टर्स जो है ना, जो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं वो भी कैरी करती है। एनर्जी भी होती है सेल में। सो बहुत सारे फंक्शन जो है वो सेल परफॉर्म करती है, ग्रोथ, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो हम अब देखते हैं यहाँ से हमारे जो ये सारी प्रोसेस है उसके बारे में। सो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है क्या, सेल का, सेल मेम्ब्रेन। तो बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो सेल, कोई भी सेल है ना, उसके 3 कंपोनेंट्स या 3 पार्ट्स जो है वो तो कॉमन है बहुत। 3 पार्ट्स क्या है, सेल मेम्ब्रेन, कोई भी सेल हो उसमें सेल मेम्ब्रेन होता ही है। देन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब ये क्या होते हैं चीज, वो तो हम आगे देखते हैं। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। सो ये जो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म है वो कहाँ पर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। दैट मीन्स कि ये एक सेल मेम्ब्रेन बाउंड्री हो गई, इसमें अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड इस सेल मेम्ब्रेन को हम और क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन सेपरेट्स सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल्स फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या हो जाता है, ये एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करती है एंड एक सेल को सराउंडिंग मीडियम से भी सेपरेट करती है एंड प्रोटेक्ट करती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड। सो सेल में जो ये सेल मेम्ब्रेन है वो उसका पोरस नेचर है। दैट मीन्स कि उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं एंड वो पोर्स की हेल्प से क्या होता है कि जो मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स हैं उनका फ्लो बना रहता है इनवर्ड एंड आउटवर्ड। नाउ एक्टिविटी 8.3 में हम देख ले रहे हैं कि यहाँ पर क्या है। इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, टेक एन अनियन बल्ब, remove the dry pink covering. You can easily separate these from the fleshy white layers of the bulb with the help of forceps or even with your hands. You can also break the onion bulb and separate out thin layers. Place a small piece of the thin onion peel in a drop of water on a glass slide. The thin layer can be cut into small pieces with the help of a blade or forceps. Add a few drop of methylene blue solution. यहाँ पर ये जो methylene blue solution है ना, ये क्या है, एक स्टेन या फिर डाई। जो हमने पढ़ा था ना कि सेल को ऑब्जर्व करने के लिए, व्यू देखने के लिए, विजुलाइज करने के लिए किसकी हेल्प लगती है, स्टेन की। तो यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दिया हुआ, मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन। To the layer and place a cover slip on it. While placing the cover slip, ensure that there are no air bubbles under the cover slip. Observe the slide under the microscope. Draw and label. You may compare it with figure 8.5. सो यहाँ पर आपको क्या करना है, अनियन पील में सेल ऑब्जर्व करने के लिए एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। एंड अनियन पील में हम सेल ऑब्जर्व क्यों कर रहे हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन को देखने के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, अनियन पील निकालना है बाय यूजिंग फोर्सेप और बाय थिन स्लाइसिंग द पीसेस ऑफ अनियन। सो जैसे भी आप निकालो, आपको अनियन पील का एक छोटा सा पीस निकाल के ग्लास स्लाइड पर रखना है एंड उसको ड्राई नहीं होने देना। ड्राई होने से क्या होगा, सेल्स जो हैं वो हमें क्लियरली नहीं दिखेंगे। सो उस अनियन पील को वाटर में मॉइस्चराइज रखना है। देन उसमें क्या ऐड करना है, मिथाइलिन ब्लू स्टेन ऐड करना है।
और उसके बाद उसको कवर स्लिप से कवर करके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। अब जब आप कवर स्लिप लगाओगे तो यहाँ पर क्या दिया है, कॉशन की बबल्स नहीं आने चाहिए। तो बबल्स क्यों नहीं आने चाहिए, बिकॉज अगर बबल्स आ जाएंगे तो हम ये सेल ऑलरेडी बहुत स्मॉल हैं, इनको क्लियरली विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। The boundary of the onion cell in the cell membrane covered by another thick covering called the cell wall. तो जो प्लांट सेल्स होते हैं ना, उनमें सेल मेम्ब्रेन है। ऑनियन सेल भी क्या है, एक प्लांट सेल है। सो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो एक और थिक लेयर से कवर्ड होती है, वो क्या होता है, सेल वॉल। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। एंड ये जो सेंट्रल डेंस बॉडी है, यहाँ पर 8.5 फिगर में अगर आप देखो तो ये डेंस बॉडी क्या है, न्यूक्लियस है। द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। एंड साइटोप्लाज्म क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस जो बीच में फिल्ड है। You have learned earlier that the cell membrane gives shape to the cell. So हमने earlier cell membrane का function देखा कि cell membrane जो है वो cell को shape दे रही है। In addition to the cell membrane, there is an outer thick layer in cell of plant called cell wall. And cell membrane के साथ साथ plant cell में cell wall भी present होती है। This additional layer surrounding the cell membrane is required by plant for protection. तो ये जो additional membrane है, that means की cell wall, वो किसके द्वारा required होती है, किसके लिए required होती है, plants को protection के लिए required होती है। Plant cell needs protection against variation in temperatures, high wind, speed, atmospheric moisture, etc. So क्यों चाहिए, अब देखो आप, ठंड है, गर्मी है, ह्यूमंस तो अपना क्या है, अरेंजमेंट खुद से कर लेते हैं, बट प्लांट्स ये अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा रेन है, हाई विंड है, हाई टेम्परेचर है, उस कंडीशन में क्या होगा, प्लांट्स पूरे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। दैट इज उनमें क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एक आउटर कवरिंग होती है जिसे बोलते हैं सेल वॉल। दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव। एंड उनको ये वेरिएशंस क्यों मिले, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते। सेल कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द लीफ पील ऑफ ट्रेस्कैंशिया, एलोड एंड रोयो। सो सेल्स को और दूसरे भी प्लांट्स हैं जिनके लीफ पील में हम देख सकते हैं। यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड एज इन द केस ऑफ अनियन। सो आपने यहाँ पर क्या है, 8.3 एक्टिविटी में अनियन के कंडीशन में अनियन पील से एक स्लाइड का प्रिपरेशन करना है। पहेली आस्क बूझो इफ ही कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल। सो पहेली ने क्या पूछा कि एनिमल सेल भी ऑब्जर्व कर सकते हो क्या। सो बूझो अब बता रहा होगा 8.4 एक्टिविटी में कि कैसे हम एनिमल सेल ऑब्जर्व कर सकते हैं। टेक अ क्लीन टूथपिक और अ मैचस्टिक विद अ टिप ब्रोकन। तो उसने क्या सजेशन दिया कि एक ब्रोकन आइसक्रीम स्टिक या टूथपिक से क्या करना है, माउथ में डाल के स्क्रैप करना है। स्क्रैप इनसाइड ऑफ योर चीक विदाउट हर्टिंग इट, प्लेस इट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड। एंड उसके ऊपर क्या करना है, एक ड्रॉप पोर करना है ग्लास स्लाइड पे। Add a drop of iodine and place a cover slip over it. Then उसके बाद क्या करना है, आयोडीन डालना है एंड कवर स्लिप से उसको कवर कर देना है। Alternatively, add 1 to 2 drops of methylene blue solution. And और हम क्या यूज कर सकते हैं, methylene blue solution. Observe it under the microscope. And then उसके बाद क्या करना है, स्टेन डालने के बाद माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। You may notice several cells in the scrapped material. So वो जो स्क्रैप किया हुआ मटेरियल है ना माउथ से, जिसे हम जनरली क्या बोलते हैं, स्वैब, उसमें आप सेल्स ऑब्जर्व कर सकते हो। You can identify the cell membrane, the cytoplasm and nucleus. A number of a cell wall is absent in एनिमल सेल। सो क्या क्या आइडेंटिफाई किया जा सकता है, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, क्योंकि सेल वॉल तो क्या है, एब्सेंट होती है। क्लियर हुआ यहाँ पे कि हमने किसके बारे में पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट होती है एंड सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है। इज इट करेक्ट? नो। सेल वॉल किस में होती है, प्लांट सेल में। एनिमल सेल में प्लांट सेल वॉल नहीं होती है। Please remember it clearly.
यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए अगर कुछ बोला जाता है तो आप उस सेंटेंस को वहां से ही मत लर्न कर लो, आगे का पूरा करेक्ट सेंटेंस भी सुनना है। क्या है, सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है? यस, प्लांट सेल में। एंड किस में एब्सेंट होती है? एनिमल सेल में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज साइटोप्लाज्म। अब सेल्स में जो है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। क्या होता है ये? इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस present between the cell membrane and the nucleus. So nucleus और cell membrane के बीच में जो एक jelly like substance है वो क्या है? साइटोप्लाज्म है। Various other components or organelles of cells are present in the cytoplasm. अब जितने भी organelles होते हैं ना या फिर component बोले, वो क्या है? साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। These are mitochondria, Golgi bodies, ribosomes, etc. एंड ये कॉमन ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं जो कि साइटोप्लाज्म में होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज हैं, राइबोसोम्स हैं। You will learn about them in later classes. तो इनके बारे में आपको जो लेटर क्लासेस हैं वहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट इज व्हाट? न्यूक्लियस। हमने भी साइटोप्लाज्म देख लिया कि जेली लाइक सब्सटेंस है, सारे ऑर्गेनिजम्स उसमें ही हैं। अब देखते हैं न्यूक्लियस क्या होता है। So it is an important component of the living cells. It is generally spherical and located in the center of the cell. So nucleus क्या है? एक important component है living cell का and generally किस शेप में होता है? spherical शेप में है and कहाँ पर situated है? सेल के center में situated होता है। It can be stained and seen easily with the help of माइक्रोस्कोप। एंड इसको हम कैसे देख सकते हैं इजीली? माइक्रोस्कोप की हेल्प से। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड न्यूक्लियस को किससे सेपरेट कर सकते हैं साइटोप्लाज्म से? एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस and allows the movement of the material between the cytoplasm and the inside of the nucleus. तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी क्या है? पोरस है एंड मूवमेंट अलाउ करती है किसके बीच में? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है। सो क्लियर है ना, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पोरस है एंड जो हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी वो भी पोरस होती है। विथ अ माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन we can see a smaller spherical body in the cell. It is called the nucleolus. So अगर हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन बढ़ा दें, so उस कंडीशन में क्या हो सकता है? हम न्यूक्लियस के इनसाइड जो एक स्फेरिकल बॉडी है न्यूक्लियोलस, उसे भी देख सकते हैं। यहाँ मैग्निफिकेशन इंक्रीज करने से मतलब ये है, मैग्निफिकेशन का सिंपल मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को कोई भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो जनरली क्या है? एनलार्ज्ड है। अगर पॉजिटिव में है तो क्या है? एनलार्ज्ड हो रही है, जो बड़ा साइज हो रहा है ना वो क्या हो गया? मैग्निफिकेशन। अब और अगर हम मैग्निफिकेशन इंक्रीज कर देंगे तो साइज क्या है? इंक्रीज हो जाएगा एंड इन दैट केस हम और जो स्मॉल पार्ट्स हैं उनको भी विजुअलाइज कर सकते हैं क्लियरली। तो क्या है? मैग्निफिकेशन इंक्रीज करने से जो न्यूक्लियस है उसको भी देखा जा सकता है। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। सो अब न्यूक्लियस में सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, इसके साथ साथ और क्या है? क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। These carry genes and help in inheritance of or transfer of characters from one parents to the offspring. So genes जो कि क्रोमोसोम्स में होते हैं उनका फंक्शन क्या है? इनहेरिटेंस। दैट मीन्स कि जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है ना वन पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक, उसको ही क्या बोलते हैं? उस यूनिट को बोलते हैं जीन्स। द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। तो क्रोमोसोम सिर्फ कब दिखते हैं? जब सेल डिवाइड होता है, ऐसे जनरली नहीं दिखते। नाउ ये जो जीन्स होते हैं क्रोमोसोम में वो क्या है? जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो इनहेरिटेंस की यूनिट है ना, जो कैरेक्टर्स एंड अपीयरेंस वन जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग तक आ रहे हैं, वो कौन कैरी करता है? जीन्स। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ अ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। एंड क्या करते हैं ये? जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं ना उनको पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर करते हैं। This means that your parents pass some of their characteristics on to you. So
क्लियर है, आप कई सारे कैरेक्टरिस्टिक मैच करते होंगे आपके पेरेंट्स से। सो वो किसकी हेल्प से आए हैं? जीन्स की हेल्प से। इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आइज। सो अगर आपके फादर या मदर किसी की ब्राउन आइज हैं तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपकी भी आइज जो है वो ब्राउन कलर्ड हो सकते हैं। इफ़ योर मदर हैज़ कर्ली हेयर यू माइट ऑल्सो एंड अप हैविंग कर्ली ईयर्स। तो कर्ली ईयर्स भी हो सकते हैं। हाउएवर द डिफरेंट combinations of genes from parents result in different characteristics. So ये जीन्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन जो लेते हैं जो भी पेरेंट्स से, एंड वो क्या रिस्पॉन्सिबल है? अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर न्यूक्लियस in addition to its role in inheritance act as control center of the activities of cell. So जो न्यूक्लियस है वो एक इनहेरिटेंस का फंक्शन तो परफॉर्म कर ही रहा है, साइड बाय साइड जो सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का फंक्शन है ना, वो भी किसका है? न्यूक्लियस का। The entire content of a living cell is known as प्रोटोप्लाज्म। सो सेल का जो पूरा लिविंग कंटेंट है ना उसे क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। एंड उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? साइटोप्लाज्म है एंड न्यूक्लियस है। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। एंड सेल का जो लिविंग सब्सटेंस है जिससे सेल लिविंग हम उसको बोल पा रहे हैं वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। एंड उसमें क्या क्या आ जाता है? प्रोटोप्लाज्म में इंक्लूडेड है साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स। एंड अगर हम इसको रिमूव कर देंगे, ऑर्गेनेल्स को रिमूव कर देंगे तो फिर जो जेली लाइक सब्सटेंस बचता है वो क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। अभी यहाँ पर न्यूक्लियस इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि काफ़ी सारी जो प्रिमिटिव सेल्स हैं बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। उनमें सिर्फ क्या मेन ऑर्गेनेल्स होते हैं? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। और जो दूसरे ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। अब यहाँ पर आप एक अच्छा चीज़ आप बोल सकते हो कि आपको याद रहेगा जिससे कि न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या हैं। न्यूक्लियस क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल सेंटर है। हमारी बॉडी में कंट्रोल सेंटर क्या है? ब्रेन है। तो सेल का ब्रेन क्या हो गया? न्यूक्लियस, क्योंकि ये क्या कर रहा है? सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। क्लियर हुआ कि सेल न्यूक्लियस को इसलिए क्या और बोला जाता है? ब्रेन ऑफ सेल, बिकॉज ये करता है क्या? कंट्रोल करता है सेल की एक्टिविटीज को। नाउ पहेली wants to know if the structure of the nucleus is same in the cells of plants, animals and bacteria। तो पहेली के माइंड में ये क्वेश्चन आया कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स एंड बैक्टीरियाज हैं, उनमें क्या न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर सेम होता है? सो आंसर इज नो, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर सेम नहीं होता। अब यहाँ पर देखते हैं क्यों। द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल्स ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो जो बैक्टीरियल सेल है ना वो उसमें न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती है। रीज़न क्या है? क्योंकि वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इवन उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। एंड जो सेल्स क्या है जिनमें न्यूक्लियर मटेरियल तो है बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। द ऑर्गेनिजम्स विद दीज काइंड ऑफ सेल आर नोन एज प्रोकैरियोट्स। एंड जिन भी ऑर्गेनिजम्स में प्रोकैरियोटिक सेल होती है उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स। अगर इसको हम स्प्लिट करते हैं प्रो एंड कैरियोट्स, तो प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव, दैट मीन्स पुराना, एंड कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। सो जिसमें क्या है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, वो हो गए प्रोकैरियोट्स। एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। कॉमन है एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। देन द सेल्स लाइक अनियन सेल एंड चीक सेल्स having well organized nucleus with a nuclear membrane are designated as eukaryotic cell। एंड जो सेल्स होते हैं ना, अनियन सेल्स है या फिर जो चीक सेल्स हैं, उनमें क्या है? वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होती है एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स।
All organisms other than bacteria and blue-green algae are called eukaryotes. तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं किसको छोड़ के, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के, वो सब क्या है, यूकैरियोट्स हैं. अगर यूकैरियोट्स को स्प्लिट करते हैं तो किसमें आएगा, यू एंड कैरियन. सो यू हो गया क्या, ट्रू, एंड कैरियन इज न्यूक्लियस. सो यहाँ पर हमें क्या है, सेल जो है यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट होती है, उसके बारे में भी पता चला. आगे देखते हैं क्या है. While observing the onion cells under the microscope, did you notice any black looking structures in the cytoplasm? So जब आप अनियन सेल में क्या है ना, सेल्स को ऑब्जर्व करोगे, अनियन सेल में जो सेल का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करोगे तो आपको कुछ उसमें एम्प्टी स्पेसेस भी दिखेंगे साइटोप्लाज्म में. वो एम्प्टी स्पेसेस क्या होते हैं, वैक्यूल्स है. It is called vacuole. It could be single and big as in an onion cell. And ये कैसे हो सकते हैं, या तो लार्ज साइज के हो सकते हैं, नंबर इनका क्या होता है उसमें कम होता है, 1 और 2 प्रेजेंट होते हैं, लार्ज साइज होता है जैसे कि अनियन सेल में है. एंड अगर स्मॉल साइज है सो चीक सेल्स आर स्मॉलर वैक्यूल्स लार्जर इन नंबर. सो चीक सेल्स में क्या है, स्मॉलर वैक्यूल्स होते हैं एंड वो नंबर्स उनका ज़्यादा होता है. लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल. तो लार्ज वैक्यूल्स जो है वो जनरली किसमें कॉमन है, प्लांट सेल में. एंड वैक्यूल्स इन स्मॉलर सेल्स आर मच स्मॉलर. एंड एनिमल सेल के जो वैक्यूल्स होते हैं ना वो स्मॉल साइज के होते हैं. यू माइट हैव नोटिस्ड several colored bodies in the cytoplasm of the cells of ट्रेडकैंशिया लीफ. सो अगर आप ट्रेडकैंशिया लीफ को ऑब्जर्व करोगे ना तो उसके साइटोप्लाज्म में आपको कलरफुल पार्ट्स दिखेंगे. तो वो कलरफुल पार्ट्स क्या है, दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल्स. तो वो कैसे स्कैटर्ड है, लीफ सेल्स में साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है. दीज आर कॉल्ड एज प्लास्टिड्स एंड उन्हें क्या बोलते हैं, प्लास्टिड्स बोलते हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड उनका कलर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट होता है. जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है तो वो ग्रीन कलर का हो गया. और आपने देखा होगा ना कि लीव्स कई बार और दूसरे कलर्स की भी होती हैं. सो ये जो प्लास्टिड्स हैं वो रेड, ब्राउन, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं. They are of different colors. Some of them contain green pigment called chlorophyll. कुछ में क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल. ग्रीन कलर प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. एंड जो ग्रीन कलर प्लास्टिड्स है ना उनको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट. दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स एंड वो क्या कर रहे हैं, लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहे हैं. You may recall the chlorophyll in the chloroplast of leaves is essential for photosynthesis. So आपको यहाँ पर अगर याद आ रहा है क्या कि जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, क्लोरोफिल एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है. एंड वो कहाँ पर प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में. एंड ये क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड सिर्फ किस में प्रेजेंट होंगे, प्लांट्स में, क्योंकि सिर्फ प्लांट्स को ही क्या करना है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करना है, एनिमल्स को नहीं परफॉर्म करना. दैट इज वाई प्लास्टिड क्या है, एनिमल्स में एब्सेंट रहेंगे. अब नेक्स्ट दिया हुआ है क्या, कंपैरिजन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल. तो प्लांट्स एंड एनिमल सेल का कंपैरिजन देखते हैं. If you recall activity 8.3 and 8.4, you should be able to compare plant and animal cell. अगर हम ये लास्ट पेज का एक्टिविटी 8.3 and 8.4 देखें तो यहाँ के सेल्स और ये जो सेल्स हैं इनमें आपको कुछ डिफरेंस दिखेगा. क्लियरली आप उसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो कि यहाँ जो वैक्यूल्स हैं, बिकॉज इतना मैग्नीफाइड इमेज नहीं है ये. बट अगर आप जब और क्लियर एंड क्लोज लुक लोगे हायर मैग्निफिकेशन पे सो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि जो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस होते हैं. ऑब्जर्व द प्लांट एंड एनिमल सेल केयरफुली, फिगर 8.7a एंड b. सो यहाँ पर जब आप देखोगे and let us tabulate the similarities and distinguish features of plant and animal cell. तो यहाँ पर क्या करना है, आपको सिमिलैरिटीज के और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पर ये टेबल 8.1 फिल करना है. Only few features are mentioned. You may add more in table 8.1. So यहाँ पर सिर्फ कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, आप और भी ऐड कर सकते हो. So हम देखते हैं, ये जो है ये प्लांट सेल है एंड ये एनिमल सेल है. यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल दिया हुआ है ऑलरेडी. सेल मेम्ब्रेन क्या है, प्लांट एंड एनिमल दोनों में प्रेजेंट होती है.
बट एनिमल सेल जो है वो सिर्फ किस में जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में। एनिमल सेल में क्या है, एब्सेंट है। देन थर्ड आता है क्या, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। फोर्थ वन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो जहां पर अगर न्यूक्लियस है तो वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, स्पेशली इन यूकैरियोटिक। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ नहीं होती है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है। यहाँ पर तो दोनों में प्रेजेंट आएगा। साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल एंड नॉट इन एनिमल सेल। क्लियर है। नेक्स्ट है व्हाट, वैक्यूल्स। सो वैक्यूल्स प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, जैसे आप यहाँ पर फिगर में देखोगे। बट प्लांट सेल में क्या है, सिंगल वैक्यूल है एंड लार्ज साइज्ड है। बट एनिमल सेल में क्या है, स्मॉल साइज्ड एंड मेनी वैक्यूल्स आर देयर। सो यहाँ पर हम क्या नोट कर सकते हैं कि इन प्लांट सेल लार्ज साइज्ड एंड लेस इन नंबर, एंड इन एनिमल सेल स्मॉल साइज एंड मोर इन नंबर। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर तो एंड हो जाता है, बट सेल में और भी बहुत सारे ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके बारे में हमें बेसिक इंफॉर्मेशन ज़रूरी है। सो वो हम ऑर्गेनिल्स के बारे में और देख लेते हैं। ये देखो आप, सेल वॉल तो आपने पढ़ ही लिया है। सेल वॉल का फंक्शन क्या है, मेन प्रोटेक्शन, ठीक है ना। तो अगर हम इसको रिकॉल करने के लिए करें तो हम एक क्या कंपेयर कर रहे हैं, एक होम से कंपेयर कर रहे हैं इसको, एक हाउस से। सो सेल वॉल क्या हो गई, जो आउटर मोस्ट हमारी वॉल है ना, बिल्डिंग का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, सेल वॉल, क्योंकि उसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन है। तो वैसे ही जो हमारे घर की वॉल्स हैं उसका फंक्शन भी क्या है, प्रोटेक्शन। सेकंड आता है क्या, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो विंडोज या डोर्स जो हैं उन्हें बोल सकते हैं हम, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन सेल में क्या है, इन एंड आउट मूवमेंट। सो इन एंड आउट मूवमेंट जो हो रहा है वो किससे हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन से हो रहा है। तो घर में भी किससे होता है, डोर्स एंड विंडोज से। एयर का इन एंड आउट मूवमेंट विंडोज से होता है एंड पर्सन्स का इन एंड आउट मूवमेंट डोर से होता है। तो सेल मेम्ब्रेन को हमने किससे कंपेयर किया है, एक हाउस में डोर से। थर्ड आता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल, जो कि किस में हेल्प कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। सो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या बन रहा है, फूड का प्रोडक्शन हो रहा है। आपके घर में खाना कहाँ पर बनता है, कहाँ पर बन रहा है फूड, किचन में। सो क्लोरोप्लास्ट क्या हो गए, किचन ऑफ सेल। क्लियर है, क्योंकि फूड का प्रोडक्शन यहीं पे हो रहा है। देन आता है क्या, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या कर रहा है, कंट्रोल्स एक्टिविटी। जो सारी एक्टिविटीज है ना उसको कंट्रोल करने का फंक्शन किसका है, न्यूक्लियस का। आपके घर में जनरली कौन कंट्रोल करता है, जो हेड ऑफ द फैमिली है। उसको हम बोल सकते हैं क्या, न्यूक्लियस। अब एक और चीज है कि न्यूक्लियस में एक चीज प्रेजेंट होती है, डीएनए। ये डीएनए क्या है, जो आपने जीन एंड क्रोमोसोम पढ़ा ना वहीं पर होता है ये डीएनए। इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इज अ फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। एंड ये जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं वन जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका, डीएनए का। क्लियर है। एंड ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। देन आता है राइबोसोम। तो राइबोसोम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन को बिल्डअप करता है। तो ये क्या हो गया, हमने सिंपली बोल दिया उसको प्रोटीन फैक्ट्री है। आपके घर में जहां पर भी प्रोटीनिशियस सब्सटेंस है उनको आप क्या बोल सकते हो, राइबोसोम। अब प्रोटीन फूड में किससे मिलता है, ग्राउंड नट्स, पल्सेस, स्पाइनट्स, ये सारी चीजें क्या हो गए, राइबोसोम्स हो गए, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, प्रोटीन प्रोवाइड कर रहे हैं हमको। देन आता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू एटीपी। जो ग्लूकोज होता है ना, जो ग्लूकोज कहाँ से आया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो ग्लूकोज बना उसको कन्वर्ट करता है एटीपी में। एंड ये जो एटीपी है ये एनर्जी की यूनिट है। घर को एनर्जी कहाँ से मिलती है, लाइट जो ऑन हो रही है, आप फैन चल रहे हैं, वो कहाँ से आती है, जो पावर बोर्ड है। तो जो आपके घर का अगर इलेक्ट्रिक रूम है उसको हमने बोल दिया माइटोकॉन्ड्रिया। एंड सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को और पता है क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड कौन कराता है, माइटोकॉन्ड्रिया। देन उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या है, प्रोटीन्स और डिजॉल्व आयंस होते हैं। तो जो हॉल है एंड वहां पर पूरे घर में जो एक पॉजिटिव वाइब होती है ना, आपके जनरली कहीं भी बाहर से घर आना है तो जो एक होमली वाइब है वो क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। इसमें क्या है, सारे ऑर्गेनल्स हैं, सारे मेंबर्स जो है घर के ना वो कहाँ पर हैं, घर के अलग अलग पार्ट्स में है। तो वहां पर सब में क्या है, जो एयर है, जो पॉजिटिव वाइब है वो क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। एंड इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स एंड डिजॉल्व आयंस होते हैं।
उसके बाद आता है वैक्यूल। तो वैक्यूल का फंक्शन क्या है? फूड को स्टोर करना, इसीलिए ये एम्प्टी स्पेस है तो फूड को स्टोर कर रहा है वैक्यूल। सो घर का भी स्टोरेज हाउस जो है या स्टोर रूम क्या हो गया? वैक्यूल हो गया। देन उसके बाद आता है गोल्गी बॉडीज। तो गोल्गी बॉडीज का फंक्शन है प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। तो प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग किसकी? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को प्रोसेस एंड पैकेज करने का फंक्शन गोल्गी बॉडीज का है। सो इसको हम पोस्ट ऑफिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में भी क्या होता है? प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग होती है। देन आता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो है वो ब्रेक डाउन लार्ज मॉलिक्यूल्स। सो जो लार्ज मॉलिक्यूल से डाइजेशन हो रहा है ना सिंपली फूड का, वो किसमें होता है? लाइसोसोम। एंड इसका अनदर नेम आता है सुसाइडल बैग, बिकॉज क्या है, जो सेल के अंदर ही फूड है उसको एनगल्फ कर जाता है, दैट इज वाई इट इज सुसाइडल बैग और लाइसोसोम। देन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुए हैं ना उसको ट्रांसपोर्ट करके कहाँ तक पहुंचाता है? गोल्गी बॉडीज तक। एंड गोल्गी बॉडीज उसे प्रोसेस एंड पैकेज करके बाकी सारे पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। तो ये हमने कुछ और कॉमन पार्ट्स जो सेल्स में प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनेल्स, उनके बारे में पढ़ा। एंड आई होप आपको ये मेथड से लर्न करने में ज़्यादा बेटर होगा कि हमने कंपैरिजन जो किया कि सेल वॉल हो गए हमारे घर की वॉल्स, विंडोज एंड डोर्स, देन किचन एंड पावर हाउस एंड प्रोटीन फैक्ट्री। सो मे बी पॉसिबल कि ये सारी चीज़ें क्या होगी? रिकॉल करने में ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सो इस चैप्टर को आपको प्रॉपरली पढ़ना है, बिकॉज हायर क्लासेस में भी क्या है ना, काम में तो आना ही है, वहाँ पर आप क्या पढ़ोगे और डिटेल में पढ़ोगे सेल के स्ट्रक्चर में। सो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर क्लियरली समझ आया होगा। अब हम क्या देखेंगे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैव वन सेल्ड बॉडी। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो जाता है? उनमें वन सेल होती है, तो क्या हो गया वो? वन सेल बॉडी, दैट इज ट्रू। सेकेंड वन इज मसल्स सेल आर ब्रांच्ड। तो जो मसल्स की सेल होती हैं वो ब्रांच्ड होती हैं क्या? सो नो, दे आर अनब्रांच्ड, दैट इज वाई ये क्या हो गया? फॉल्स। थर्ड वन इज द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गन। सो हमने चैप्टर में ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? नो, बेसिक लिविंग यूनिट जो है वो क्या होती है? सेल, दैट इज वाई ये भी क्या रहेगा? फॉल्स। फोर्थ वन इज अमीबा हैज इरेगुलर शेप। सो इट इज ट्रू, अमीबा का जो शेप है, अमीबा वाटर में होता है जनरली, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है एंड इसका शेप जो है वो इरेगुलर है। क्लियर, यहाँ पे ट्रू फॉल्स होते हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन इज मेक अ स्केच ऑफ द ह्यूमन नर्व सेल, व्हाट फंक्शन डू नर्व सेल परफॉर्म। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है? नर्व सेल जो होती है ना, जो हमारे ब्रेन में सेल है, हमने देखा बीच में भी चैप्टर में, तो ये नर्व सेल का यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना है एंड उसके फंक्शंस लिखने हैं। सो नर्व सेल का जो डायग्राम है वो आप पेज नंबर 92 फिगर 8.4 सी पे रेफर कर सकते हो। एंड इसको बनाने के लिए आप इजीली एनरिच माइंड पे आप सर्च करो नर्व सेल का फिगर, आपको वहाँ पर मिल जाएगा बहुत ही ईजी वे में। तो हम इसके फंक्शंस देखते हैं कि नर्व सेल के फंक्शंस क्या होते हैं। तो नर्व सेल क्या है? सिंपली मैसेंजर है। क्या करता है ये? ब्रेन से रिसेप्टर ऑर्गन्स जो है ना अलग अलग बॉडी के, वहाँ से मैसेज को ट्रांसमिट करता है। एंड सिंपली क्या है? ब्रेन से रिसेप्टर ऑर्गन तक ट्रांसमिट कर रहा है एंड रिसेप्टर ऑर्गन से ब्रेन तक पहुंचाता है। तो दोनों साइड का ये फ्लो मेंटेन करता है। उसके अलावा जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स है ना, उसकी वर्किंग भी कौन मेंटेन करता है? नर्व सेल। बिकॉज सारे ही मैसेजेस जो है ना, इवन आप कुछ भी कर रहे हो, चल रहे हो, बोल रहे हो, ये सारा कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। क्लियर है? एंड ब्रेन में जो पार्ट है वो क्या है? नर्व सेल है। जो ब्रेन की यूनिट है ना नर्व सेल, वो ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। थर्ड क्वेश्चन आता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट्स बताने हमें क्या है? फर्स्ट साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो है वो फ्लूइड है जो कि सेल में प्रेजेंट होता है। एंड सारे ही सेल ऑर्गेनेल्स जो है ना, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज जो हैं, वो इस साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होता है? जो न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वहाँ पर ये साइटोप्लाज्म दोनों लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होता है। एंड इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? जो सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में मटेरियल्स का एक्सचेंज हो रहा है ना, वो साइटोप्लाज्म का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। एंड साइटोप्लाज्म में क्या है? 80% वाटर होता है एंड यूजुअली इट इज कलरलेस।
क्लियर है? यहाँ पर हमने साइटोप्लाज्म के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर दी। देन अब न्यूक्लियस ऑफ सेल बताना है। सो न्यूक्लियस क्या है? डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या हो गया? इसके ऊपर 2 लेयर्स प्रेजेंट है, आउटर लेयर। एंड जनरली जो न्यूक्लियस है वो जो बाउंड्री होती है ना न्यूक्लियस की बाउंड्री, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है? यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है उनमें तो नहीं प्रेजेंट होती ना। फाइन। अब और क्या होता है न्यूक्लियस में? न्यूक्लियस में डीएनए होता है। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये जेनेटिक मटेरियल है। देन न्यूक्लियस क्या होता है पता है? जो सेल है ना उसका ब्रेन बोलते हैं हम न्यूक्लियस को। पता है ना क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज कंट्रोल करता है। जो सेल को कमांड करने का फंक्शन है ना वो किसका है? न्यूक्लियस का है। एंड इसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, बॉल जैसा। पार्ट्स क्या क्या हो जाते हैं? जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की वो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोलस होता है इनसाइड में, एक सॉलिड पार्ट है। एंड देन क्या होते हैं इसमें? क्रोमोसोम्स होते हैं। सो ये हो गया किसके बारे में? न्यूक्लियस। अब हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम को करेंगे। यहाँ पर हम इतना ज़्यादा एक्सप्लेन इसीलिए करेंगे कि न्यूक्लियस जो है सेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिर्फ 2 लाइन्स में आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम को भी एक्सप्लेन करना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई? डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है जो कि न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। क्लियर है? इसमें क्या होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन पोर्स पे ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस पॉसिबल होता है। देन न्यूक्लियोलस है, तो न्यूक्लियोलस क्या है? स्मॉल डेंस स्फेरिकल बॉडी है एंड इसके सराउंडिंग में कोई भी मेम्ब्रेन्स नहीं होती। एंड थर्ड पार्ट क्या आ जाता है न्यूक्लियस का? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि जीन्स कैरी करते हैं। जीन्स क्या होते हैं? जो कि कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं ना पेरेंट्स में और आप में कुछ कैरेक्टर्स मैच करेंगे तो इनको क्या बोलते हैं हम? हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। एंड ये कौन कैरी करता है? जीन्स। देन फोर्थ क्वेश्चन आता है विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन ऑर्गेनेल्स। तो सेल के कौन से पार्ट में ऑर्गेनेल्स हैं? हमने अभी यहाँ साइटोप्लाज्म के शॉर्ट नोट में भी लिखा कि जो सारे ऑर्गेनेल्स हैं ना उनमें से मोस्टली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। एंड साइटोप्लाज्म क्या है? क्लियर कलरलेस फ्लूइड है जिसमें कि कौन कौन से ऑर्गेनेल्स कॉमन है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज एंड इवन द न्यूक्लियस। देन फिफ्थ क्वेश्चन आपको बताना है मेक स्केचेस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल, स्टेट द 3 डिफरेंसेस बिटवीन देम। एंड एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के आपको डायग्राम बनाने हैं एंड साथ साथ क्या बताना है उनमें क्या डिफरेंसेस है। तो हम पहले डिफरेंसेस बताते हैं। प्लांट सेल जो है वो जनरली लार्ज साइज की होती है एंड एनिमल सेल जो है वो स्मॉलर साइज की होती है एज कंपेरिजन टू प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है बट एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता है। प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स का साइज होता है ना वो लार्ज होता है बट एनिमल में वही वैक्यूल्स का साइज स्मॉल होता है। प्लांट्स में क्या है जो प्लास्टिड्स होते हैं ना जो कि क्लोरोफिल है प्लास्टिड्स में होता है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है बट एनिमल्स में प्लास्टिड्स नहीं होते। क्लियर है? यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट 3 एंड इवन 4 डिफरेंसेस क्लियर किए। अब स्केच बताना है आपको प्लांट एंड एनिमल सेल का तो वो आपने पढ़ा हुआ देखा ही था। यहाँ पर ये स्केच आपको बताना है। देन सिक्स्थ क्वेश्चन इज स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। सो आपको यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स का डिफरेंस बताना है। तो हम लिखते हैं इसको आंसर को कॉलम में ही लिखना है आपको। वन साइड आएगा क्या? यूकैरियोट एंड अनदर साइड आएगा प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट का फर्स्ट फॉर्म क्या रहेगा? ये यूनिसेल्युलर होते हैं एंड यूकैरियोट क्या है? मल्टीसेल्युलर होते हैं मोस्टली। देन सेकेंड पॉइंट क्या आएगा कि प्रोकैरियोट्स का जो न्यूक्लियस है ना वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है एंड इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है। बट जो यूकैरियोट्स का न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड होता है एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रॉपर होती है। थर्ड डिफरेंस क्या आ जाएगा कि प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं सारे, सिर्फ कुछ कुछ राइबोसोम्स है या फिर जो लिमिटेड सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। बट यूकैरियोट्स में जो सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स की न्यूक्लियस में एंड जो यूकैरियोट्स की न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल अगर हम बताएंगे प्रोकैरियोट्स का तो वो क्या हो जाएगा? ब्लू ग्रीन एल्गी है, बैक्टीरिया है, जो माइक्रोब्स हमने पढ़े हैं ना सेकेंड चैप्टर में
और यूकैरियोट्स का एग्जाम्पल बताना है तो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई है, ये सब में क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। देन क्वेश्चन 7 आता है, वेयर आर क्रोमोसोम्स फाउंड इन अ सेल, स्टेट देयर फंक्शन। क्रोमोसोम्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एंड उनका क्या फंक्शन है। सो क्रोमोसोम जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं एंड क्या फंक्शन है उनका, जीन्स कैरी करते हैं। जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है ना, जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग या चिल्ड्रंस तक कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं, वो जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पर स्टोर्ड होती है, जीन्स में। एंड जो कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस होता है, दैट मीन्स कि फॉर एग्जांपल जो अपीयरेंस मिलता है आपका आपके पेरेंट्स से, या आप किसी भी पेरेंट एंड उनके ऑफस्प्रिंग को देखोगे ना तो काफ़ी सारे कैरेक्टर्स कई बार मैच करते हैं, नॉट ओनली द अपीयरेंस बट कुछ हैबिट्स भी। तो वो कैसे ट्रांसफर होते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम्स। सो क्रोमोसोम्स का फंक्शन हो गया ना कि इनहेरिटेंस में रिस्पॉन्सिबल हैं। जीन्स जो होते हैं क्रोमोसोम में वो क्या करते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं एंड वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। Now next is question 8. Cells are the basic structural units of living organisms. Explain. तो cells जो हैं वो living organism का basic structural unit है, तो explain करना है हमें। तो सेल क्या होता है ना कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं किसी प्लांट या एनिमल के या लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो किससे मिलके बन रहे हैं, सेल से मिलके बने हैं। अगर हम एग्जांपल लें अपने सराउंडिंग का, आप जिस रूम में बैठे हुए हो तो वो रूम किससे कंस्ट्रक्ट हुआ है, एक ब्रिक से। तो बहुत सारे ब्रिक्स कलेक्ट होकर एक रूम बना रहे हैं। उससे पहले क्या है, वॉल का फॉर्मेशन होता है एंड वॉल्स 4 वॉल्स सब मिलके क्या बना लेते हैं, रूम। सो इसी टाइप से जो सेल्स है ना, वो सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है एंड ऑर्गन सिस्टम से फिर क्या बनता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सेल बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना लाइफ के, वो है। एंड एक जो सिंगल सेल होता है वो सारे ही लिविंग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए केपेबल होता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स हैं, राइबोसोम्स हैं। तो ये सारे जो ऑर्गेनल्स हैं वो सारे फैक्टर्स जो भी रिक्वायर्ड होते हैं लाइफ प्रोसेस के लिए उसको फुलफिल करते हैं। दैट इज वाई एक जो सेल है वो सारे लिविंग फंक्शन परफॉर्म कर पाता है। सो इसीलिए जो सेल है ना उसको बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला है, क्योंकि स्ट्रक्चर का बेसिस भी वही है एंड बेसिक जो फंक्शंस हो रहे हैं ना लाइफ के, वो भी कौन कर रहा है, सेल कर रहा है। इट इज कॉल्ड एज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ब्लॉक्स ऑफ लाइफ या यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल्स जो है ये तो आपने पढ़ लिया है कि बहुत सारे शेप्स एंड वेराइटीज में होता है एंड ये जो शेप्स हैं वो फंक्शन से भी रिलेटेड होते हैं कई बार। जैसे अब नर्व सेल का ही स्ट्रक्चर जो है उसमें टेल एंड और डेंड्राइट्स में इतने सारे डिविजन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं ना उसकी हेल्प से मैसेज को ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो यहाँ पर हो गया सेल्स जो स्ट्रक्चरल यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। सो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में क्यों होते हैं, तो अब प्लांट जो है फूड प्रिपेयर करता है कौन सी प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, एंड उसके लिए उनको क्या है और रिक्वायर्ड है, क्लोरोफिल रिक्वायर्ड है। तो प्लांट्स जो ऑटोट्रॉप्स हैं जो अपना फूड खुद बना रहे हैं, तो उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्लोरोफिल की। तो वो क्लोरोफिल जो है वो कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है एंड क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो प्लास्टिड्स होते हैं। सो ये क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्टिड्स जो है वो फूड मेकिंग प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। दैट इज वाई ये सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं एंड एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि एनिमल्स अपना फूड खुद से नहीं बना रहे, वो तो प्लांट पे डिपेंडेंट है। क्लियर है ये क्वेश्चन भी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉसवर्ड। तो यहाँ पर कुछ हिंट्स की हेल्प से आपको आंसर बताना है। अक्रॉस में फर्स्ट इज दिस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी क्या है, क्लोरोफिल, जो कि कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड में। देन थर्ड इज टर्म फॉर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म में कंपोनेंट प्रेजेंट है वो क्या है, ऑर्गेनेल्स। तो यहाँ पर आ जाएगा थर्ड पे ऑर्गेनेल। 6th नंबर पे है द लिविंग सब्सटेंस इन द सेल। सो सेल में जो लिविंग सब्सटेंस होता है ना वो क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ पर 6th में आ जाएगा प्रोटोप्लाज्म। अभी ना यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी आ जाता है, बट लिविंग सब्सटेंस जो क्या है वो प्रोटोप्लाज्म होता है एंड जो लिक्विड कंटेंट है पूरा उसको हम कंबाइनली साइटोप्लाज्म बोलते हैं, विद इंक्लूडिंग द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंटेंट। देन 8th इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। तो इनहेरिटेंस की यूनिट क्या होती है, जीन्स।
क्लियर है, ये अक्रॉस हो गया। अब हम डाउनवर्ड्स देखते हैं। फर्स्ट वन इज ग्रीन प्लास्टिड्स। तो ग्रीन प्लास्टिड्स जो हैं वो क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। देन सेकेंड वन इज फॉर्म्ड बाय कलेक्शन ऑफ टिश्यूज। तो टिश्यूज के कलेक्शन से क्या बनता है, यहाँ पर आएगा क्या, ऑर्गन। फोर्थ वन इज इट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। सो सेल के कंटेंट्स को सराउंडिंग मीडियम से कौन सेपरेट करता है, यहाँ पर आएगा क्या, मेम्ब्रेन। देन फिफ्थ वन इज एम्प्टी स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो एम्प्टी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या है, वैक्यूल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। देन सेवेंथ इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। सो सेल्स का ग्रुप क्या होता है, टिश्यूज। क्लियर है ये, तो यहाँ पर आपका क्रॉसवर्ड भी कंप्लीट होता है एंड चैप्टर। सो कहीं भी कोई भी डाउट आता है आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, इवन डायग्राम को बनाने से रिलेटेड, तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। स्टडी प्रॉपरली, बिकॉज ये बहुत ही एसेंशियल चैप्टर है हमारी लिविंग प्रोसेस के लिए भी। सो स्टडी प्रॉपरली एंड थैंक यू।